हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत हमारे भारत में क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने की कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, क्या क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपोनेंट है, क्या क्या उससे लाभ होने वाले हैं, और किस तरीके से आप ऑर्गेनिक वेस्ट अपने घर पे ही बना सकते हैं, इन सारी बातों का डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को पीपीटी के द्वारा जितनी भी स्लाइड इसमें बनाई गई उस स्लाइड से आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि हमारी पास जैसे ही हमारा मतलब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ फूड की क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। भोजन लोगों को मिल नहीं पाता था, मतलब एक टाइम भोजन मिलता था तो एक टाइम लोगों को भूखा रहना पड़ता था। 1966-67 का जब दौर आता है तो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आती है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय आने का जो सबसे मेन श्रेय था वो ये था कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ अपनाई गई। पेस्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया। उस समय हमारे पास जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रॉपर थी। तो ये तीन चार फैक्टर ऐसे थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन आने में। तो जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बूम हुआ, यानी वो बूस्ट हुआ, जिससे लोगों को भोजन का जो फूड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो पाई इनसाइड द कंट्री। हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो पाई थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या क्या हुआ, जिसमें देखिए सिंथेटिक एग्रो केमिकल का यूज उन्होंने ज़्यादा किया, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज हुआ, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज हुआ, और न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर के लिए जो ना न्यूट्रिएंट का सोर्स था वो अच्छा, उसमें केवल फर्टिलाइजर था उसको यूज किए। हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम उस समय चलाई गई इसकी वजह से, और इरिगेशन की पोटेंशियल की वजह से हमारे यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से हुआ ये कि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से बहुत से ऐसे मतलब उसके डिसएडवांटेज हुए कि जैसे ज़्यादा केमिकल यूज करने से सॉइल की जो मतलब उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है वो खराब हो गई। जो सॉइल के मित्र कीट हैं, जो सॉइल के इसेंशियल और लाभदायक छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो मर गए। और जो फोलियर स्प्रे कर रहे हैं हम पेस्टिसाइड, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में उड़ रही हैं बर्ड, उनका धीरे धीरे माइग्रेशन हो गया, वो एग्जिस्ट हो गई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली गई। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो कहने का मतलब बहुत से ऐसे रीजन थे हमारे पास जो अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इतना कमर्शियल लेवल पे किया जाने लगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, जो सॉयल है, जो आजकल ऐसा समझिए कि ह्यूमन जो हेल्थ है वो भी एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। यानी कि जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो एयर की बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे लिविंग मतलब चाहे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी हो, मतलब सारे तरीके की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है सब डिस्टर्ब हो चुकी है, बिकॉज ऑफ यूजिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स, जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सारी का चीज़ों का यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें दिया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो सॉइल रिएक्शन था उस पर चेंजेस हुआ। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो है जो चेंज, मतलब जो सॉइल है उनमें जो पीएच लेवल है वो घटता बढ़ता जा रहा है। कि मतलब हम लोग लगातार एक ही तरीके का फर्टिलाइजर यूज करें, जैसे कि सपोज कि हम अपने फील्ड में लगातार यूरिया यूज कर रहे हैं तो हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की डेवलप होती चली जा रही है। हम बेसिकली नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं लगातार, तो एसिडिक सॉइल बन रही है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर लगातार यूज कर रहे हैं तो जो सॉइल है वो एल्कलाइन सॉइल बन रही है। तो देयर आर
मतलब बहुत से रीजन ऐसे हैं जो एसिडिटी अल्कलिनिटी सॉइल को यानी कि एक तरीके से सॉइल को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का जो मतलब स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो गया है, फ्लोरा और फ्योना डैमेज हो गए हैं, अर्थ वर्म की जो एक्टिविटी है, जो केचुए वगैरह रहते थे वो नष्ट हो चुके हैं, ह्यूमस का रिडक्शन हो गया है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में प्रभाव पड़ रहा है, CO2 का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मीथेन ज्यादा बढ़ जा रहा है सॉइल के अंदर, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती चली जा रही है, रिडक्शन हो जा रहा है, जो क्वालिटी जो हम प्रोडक्ट मतलब उस सॉइल से मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। सॉइल का स्ट्रक्चर, रेडिएशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारे घटते चले जा रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज करने से क्या होगा, सॉइल के अंदर का कंपैक्टनेस कम हो जाएगा। जब कोई पौधे से रिलेटेड कोई अवशेष मृदा के अंदर रहेगा ही नहीं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो मृदा है वो एक तरीके से भुरभुरी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, एरेशन कम हो जाएगा और इस साल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब उत्पन्न हुए। इन्हीं सारे फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए आज हम ग्रीन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब जैसे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के यूज करने से क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड के यूज करने से सॉइल कंटामिनेट हो जा रही है, वाटर कंटामिनेट हो जा रहा है, घासें जो है, टर्फ जो ऊपरी सतह की वेजिटेबल्स है वो कंटामिनेट हो जा रही हैं। तो जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, वीड है, पेस्ट हैं, वो मर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको मारने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये पूरी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जा रही है, ऑर्गेनिज्म सब किल हो जा रहे हैं। इन सभी को बचाने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे हम हैवी मेटल्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पेस्टिसाइड है इसका यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एल्जाइमर्स मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जा रही है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो डिजीजेस हैं वो ह्यूमन के अंदर काज हो जा रहा है। अब ये पौधा है, पौधा का जो रूट है वो अगर केमिकल को एब्जॉर्ब करेगा, केमिकल एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये आपको दिख रहे हैं प्रोटोजोआ, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा। तो बहुत सारे नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सॉइल को और हमारी हेल्थ को ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से हुआ। ठीक है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारा यहाँ जो प्रोडक्शन था वो बूस्ट हुआ, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो दुनिया भरी की चीजें जैसे कि सॉइल का कंटामिनेशन केमिकल के द्वारा, वाटर का कंटामिनेशन केमिकल के द्वारा और ह्यूमन हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट, ये सारी चीजें जो है सामने आई। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल अगर हम समझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक ऐसे तरीके की फार्मिंग है जहां पे हमको केमिकली सिंथेटिक जो प्रोडक्ट है, जो सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट है उसका यूज नहीं करना है। हमारे फील्ड पे जो भी चीजें उत्पन्न होंगी, चाहे वो गोबर की खाद होगी, चाहे वो मुर्गी की खाद होगी, चाहे वो केचुए की खाद होगी, चाहे वो फसलों के अवशेष होंगे, मतलब जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे फार्म पे, हमारे फील्ड पे, हम केवल और केवल उन्हीं का यूज करेंगे। हम अदर से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो मार्केट से परचेज करना होगा उसे नहीं करें। जैसे वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में मतलब एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि जैसे गोबर है गौ का, गौ मतलब गाय भैंस का गोबर है, उनका मूत्र है, उसका यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे जिसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, उसके बाद ट्राइकोडर्मा है। इस तरीके का जो बायो फर्टिलाइजर है हम उनका यूज करेंगे और मेन्योर्स का यूज करेंगे। मेन्योर्स का मतलब जो गोबर की खाद है उसको सड़ा गला करके हम FOIM तैयार करेंगे, हम कंपोस्ट तैयार करके उनका यूज करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का यूज नहीं करना है,
अदर प्रोडक्ट जो हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो हमारे फील्ड पे, जो हमारे फार्म पे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पीछे जो चीजें लिखी गई थी उसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसंट्रेट बिल्ड द बायोलॉजिकल फर्टिलिटी। ये बायोलॉजिकल फर्टिलिटी बिल्ड करती है, क्योंकि हम जब केमिकल डालेंगे ही नहीं फील्ड में, तो जो बायोलॉजिकल यानी कि जो लिविंग बीइंग है उनकी संख्या हमारे सॉइल के अंदर बढ़ेगी। अब द सॉइल सो दैट द क्रॉप टेक न्यूट्रिएंट द नीड फ्रॉम स्टेडी टर्नओवर विद द सॉइल न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस इन दिस वे एंड रिलीज ए हार्मोनी विद द नीड ऑफ प्लांट। कहने का मतलब जब हम मतलब ऐसे प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो जो भी क्रॉप होगा वो उतना ही न्यूट्रिएंट टेक करेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट होगी, और ये न्यूट्रिएंट धीरे धीरे काफी लंबे समय तक पौधे को मिलता रहेगा। बार बार जो पौधा न्यूट्रिएंट की डिमांड करता है वो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज एंड वीड इज अचीव लार्जली बाय द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि जो पेस्ट है, डिजीज है, वीड है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो। यानी कि जो एक हार्मोनी रिलेशन है बिटवीन इन्वायरमेंट और अर्थ, इसको केवल और केवल मेंटेन किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बाय द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जो हमारे नेचर ने दिया है हम केवल और केवल उसी प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये जैसे जिसमें बायो पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, वेरियस कल्चरल टेक्निक्स का, जैसे क्रॉप रोटेशन करेंगे, मल्चिंग करेंगे, बात समझ में आ रही है ना, जीरो टीलेज ऑपरेशन करेंगे इस तरीके का, और रेसिडुअल टीलेज करेंगे, जो रेसिड्यू है, कंजर्वेशनल टीलेज करेंगे। ये हम कल्चरल टेक्निक्स अपनाएंगे, जिसमें देखिए आगे दिया है क्रॉप रोटेशन करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बार बार रिसाइकल हो रहा है। रिसाइकल का मतलब जैसे सपोज करिए ये मेन्योर है और ये प्लांट है। ठीक है, ये मेन्योर प्लांट ने टेक किया और ये प्लांट को हमने हार्वेस्ट किया, यहाँ से हमने ग्रेन निकाल लिया प्लांट का, यहाँ से जो मतलब एक्स्ट्रा बचा, यानी कि जो इसका बायोलॉजिकल पार्ट बचा जिसको हम लोग भूसा कहते हैं, इस भूसे को सड़ा गला करके फिर ये गोबर की खाद फिर हम ये खाद तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक बार ये टेक करेगा, फिर यहीं से बनेगा, फिर बार 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 यही रिसाइकल होता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसाइकल ऑल वेस्ट एंड मैन्योर विद इन द फार्म। उसी फार्म पे ये वेस्ट बार 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 रिसाइकल होते रहते हैं, बट द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म रिजल्ट इन स्टेडी ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, enhancement of environment in such a way that wild life flourishes। मतलब हम इस तरीके से इन्वायरमेंट का मतलब इन्हांसमेंट करेंगे जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीवों का एक समूह है, वो एक तरीके से मेंटेन रहेगा, वो एक तरीके से बना रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो ये डिफिनेशन है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रोडक्शन सिस्टम विच अवॉइड आर लार्जली, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है ना, अवॉइड करना है, लार्जली एक्सक्लूड मतलब उसे नहीं यूज करना है। कौन कौन सी चीजें नहीं यूज करनी है? सिंथेटिक कंपाउंडेड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर एंड लाइव स्टॉक फीड एडिटिव्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन चीजों को अवॉइड करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहाँ गई है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, जिसमें फर्टिलाइजर अवॉइड करना, पेस्टिसाइड अवॉइड करना है, ग्रोथ रेगुलेटर अवॉइड करना है, लाइव स्टॉक जो फीड एडिटिव है उनको अवॉइड करना है। या फिर दूसरी डिफिनेशन क्या कह रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाइज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है पूरा का पूरा उसका डिपेंडेंसी किस पे है? क्रॉप रोटेशन पे है, क्रॉप रेसिड्यूज पे है, एनिमल मेन्योर पे है, लेग्यूम्स है, ग्रीन मेन्योर्स पे है, ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक वेस्ट पे है, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, मिनरल बियरिंग रॉक्स एंड एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल। और उनका एस्पेक्ट क्या है पूरा का पूरा? ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल पे डिपेंड करेंगे टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड टिल्थ
प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करेंगी, सॉइल का टेक्सचर स्ट्रक्चर भी मेंटेन करेंगे, एंड सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट एंड आल्सो टू कंट्रोल इंसेक्ट, वीड एंड अदर पेस्ट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि जहां पे हम क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, एनिमल मैन्योरिंग, लेग्यूम्स, ग्रीन मैन्योरिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो FYM का वेस्ट यूज करना, कंपोस्ट का यूज करना, और उनको इस तरीके से यूज करना है ताकि हम उनका बायोलॉजिकली पेस्ट कंट्रोल कर सके, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके, सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, और जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई है पौधे के अंदर वो रेगुलरिटी यानी एक रेगुलर वे में मेंटेन कर सके, और साथ ही साथ इंसेक्ट, पेस्ट और वीड जो है उनका भी कंट्रोल हो सके। इसके इस मतलब इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी मेंटेन करना, नेचुरल सिस्टम को मेंटेन करते रहना, एंड इनकरेज करना, इन्हांस करना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इनसाइड द सॉइल, और क्या करना, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को मेंटेन करना। दूसरा मतलब चीजों को रिनोवेट करना, रिनोवेट का मतलब बार बार अगेन एंड अगेन उसी को यूज करना। और नेक्स्ट पॉइंट है एक क्लोज रिलेशन, एक क्लोज सिस्टम बनाए रखना ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स हैं उनका पौधे के साथ, एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का जो चीजें हैं उनको यूज करना, एंड अवॉइड करना ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। मतलब वो सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है जो सॉइल के ऊपर एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, और मेंटेन करना है आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड लाइफ स्टॉक हैबिट। कहने का मतलब जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको मेंटेन करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, और साथ ही साथ आपको अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। ये इसका अचीवमेंट है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है किसके द्वारा दिया गया था, ये एक इंटरनेशनल मतलब वो है मूवमेंट चला गया था जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जो पूरे ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज में जैसे बहुत अच्छा एडवांटेज है कि प्रोडक्शन मिल सकता है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर हाई यील्ड एंड गुड क्वालिटी क्रॉप, हमको गुड क्वालिटी क्रॉप मिल सकता है। न्यूट्रिएंट का जो स्टेटस है वो सॉइल के अंदर मेंटेन हो सकता है। प्लांट ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो पौधे की वो मेंटेन हो सकती है। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एरेशन अच्छा हो सकता है। रूट पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन का मतलब जो रूट है वो अंदर की तरफ बहुत गहरी जा सकती है, और जब गहरी जाएगी तो बहुत अंदर जा करके वाटर को इंटेक करेगी और जो न्यूट्रिएंट है उसको इंटेक करेगी। और साथ ही साथ सॉइल की परमेबिलिटी और एरेशन इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है सॉइल के अंदर ग्रेनुलेशन, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनने की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो सकती है, और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। जो कार्बन है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में सोर्स ऑफ एनर्जी, उस मतलब वो हेल्प मतलब वो इंक्रीज हो सकता है माइक्रोब्स के लिए, और इम्प्रूव हो सकता है सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें वो न्यूट्रिएंट का रिटेंशन की बात कर रहे हैं, पीएच मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जो कास्ट है उसको भी घटाया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि इनिशियल क्रॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हमारे पास नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहां से हम जा करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को परचेज करें। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और जो आजकल आज का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि मनुष्य थोड़े से आलसी टाइप के हो गए हैं। अब लोगों के यहाँ गाय भैंस है ही नहीं, और जब गाय भैंस है ही नहीं तो गोबर हम कहाँ से लाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो गोबर को हम आर्टिफिशियली तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो जो FYM की डिपेंडेंसी है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। ठीक है, लोगों के अंदर जानकारी भी नहीं है, और लोगों का एक कंफर्ट बन गया है कि हम यूरिया का उपयोग करेंगे तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, उनकी जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भी हमको केमिकल फार्मिंग करना पड़ेगा। ठीक है,
तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है हम अगर यूज, मान लीजिए कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में गौमूत्र और गोबर की खाद का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में काफी लंबा समय लग जाएगा, 2 से 3 साल लग जाएगा पेस्ट कंट्रोल होने में। और सबसे बड़ा घाटा इसका ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है लेट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और आज के ट्रेंड में किसी भी फार्मर के पास पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, उनको बस प्रोडक्शन चाहिए, उनका प्रोडक्ट की जो कीमत है वो अच्छी मिले, बस वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल का ही यूज करेंगे। तो इतना ही है। तो आई होप आप लोगों को जितना भी इस लेक्चर में बताया गया है चीजें वो समझ में आई होंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको प्रिंसिपल और स्कोप और भी कंपोनेंट के बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग से चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि ये जो लेक्चर हो वो सारे लोग देख पाए, ताकि सारे लोगों को फायदा हो पाए। थैंक यू।